आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। 19वीं व 20वीं सदी में राजनीतिक विचारधाराओं के जगत में आदर्शवादी विचारधारा ने अपना एक प्रभावशाली प्रभुत्व स्थापित किया था। आदर्शवाद के दो प्रकार भी हैं, उदारवादी आदर्शवाद और उग्रवादी आदर्शवाद। आज हम चर्चा करते हैं कि इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत में उसका पहला सिद्धांत है, राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य की आज्ञा पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। राज्य साध्य है, साधन नहीं। राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। राज्य के आधार बल नहीं, इच्छा है। राजनीतिक व नैतिक कर्तव्य समान हैं और अधिकारों की उत्पत्ति राज्य के द्वारा होती है। राज्य सर्वशक्तिमान है। राज्य का जो मुख्य कार्य है वो जीवन के मार्ग को सरल बनाना है और राज्य सामान्य शिक्षा का प्रतिनिधि है तथा राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है। इसका जो पहला सिद्धांत है कि आदर्शवादी जो है राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। वो ये कहते हैं कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन तथा उसके जीवन के लिए समस्त उपयोगी अवसर व स्थान प्रदान करता है। राज्य व्यक्ति को इतना योग्य बनाए कि व्यक्ति अपने सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से प्रभावी रूप से संपन्न कर सके। उनके अनुसार राज्य हमारे नैतिक विचार का प्रत्यक्षीकरण है। राज्य में रहकर अनैतिक व मूर्ख व्यक्ति भी नैतिक व बुद्धिमान व विवेकशील बन सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति समाज में परिवार, मंदिर व स्वर्ग के प्रति नैतिक व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी एक नैतिक संस्था है। और आदर्शवादी प्रकृतिवादी व बुद्धिवादियों को अस्वीकार करते हैं। जैसा कि बोसांग के कहते भी हैं कि राज्य एक नैतिक विचार का मूर्त रूप है। राज्य विश्वव्यापी संगठन का एक अंग नहीं होकर बल्कि नैतिक संसार का अभिभावक है। अतः यह एक कैसी संस्था है? नैतिक संस्था है। दूसरा इसका सिद्धांत है कि राज्य की आज्ञा पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। देखिए, आदर्शवादी जो हैं वे सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। वे मानव की पूर्ण स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि राजकीय बंधनों के अभाव को वे स्वतंत्रता नहीं मानते। और उनका ये भी मानना है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव में का जो अर्थ सुंदरता नहीं होता, हम यूँ कहते हैं कि भाई ये कुरूप है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये सुंदर नहीं है। ठीक उसी प्रकार बंधनों के अभाव में जो है या बंधनों का अभाव का अर्थ हम स्वतंत्रता से नहीं रहते। जैसे कि हम परिभाषा कहते हैं ना, बंधनों का अभाव स्वतंत्रता, लेकिन बंधनों का जो अभाव है वह स्वतंत्रता नहीं हो सकता। तो राजकीय बंधनों द्वारा ही स्वतंत्रता के मूल लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि स्वतंत्रता पर बंधन नहीं होगा तो वह स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का एक तरह से विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। और स्वतंत्रता का जो प्रमुख उद्देश्य है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु हर समय या हर संभव अधिकतम अवसर हैं वो प्रदान किए जाएं, तो राज्य व्यक्ति को वह अवसर प्रदान करता है। जैसा कि ब्रेडले कहते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता से हमारा आशय यह है कि समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करें, है ना, जिनसे व्यक्ति समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। तो मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता किसमें बताई इन्होंने? कि राज्य की आज्ञा पालन करने में ही बताई है कि राज्य की आज्ञा का पालन करते समय हम किसी बाध्य सत्ता का समर्थन नहीं करते बल्कि अपनी इच्छा से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसा बारकर ने बताया है कि मानवीय चेतना से स्वतंत्रता का जन्म होता है ना, और स्वतंत्रता अपने उपभोग के लिए कुछ अधिकार चाहती है और अधिकार अपनी रक्षा के लिए किसकी मांग करते हैं? राज्य की मांग करते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है वह किसमें निहित है? राज्य से ही संबंधित है ना। तीसरा इसका सिद्धांत है कि राज्य साध्य है, साधन नहीं। जैसे कि आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान भी करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राज्य प्रधान है और व्यक्ति क्या है? गौण है। तो राज्य की तुलना में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति राज्य के लिए केवल एक साधन है। व्यक्ति को पूर्ण रूपेण राज्य की अधीनता में ही रहना चाहिए। यहाँ भी बारकर ने बताया है कि आदर्शवादी साधारणतया अपनी विचारधारा का केंद्र व्यक्ति के स्थान पर किसको मान रहे हैं? राज्य को बनाते हैं। और आदर्शवादियों की विचारधारा का प्रारंभ ही
केंद्रीय सामाजिक व्यवस्था से होता है, जिसमें व्यक्ति को अपना स्थान खोज लेना चाहिए, अर्थात उनके अनुसार समाज व्यक्ति के लिए नहीं है ना। व्यक्ति को अपना स्थान खोजना है कि समाज व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति समाज के लिए है। चौथा सिद्धांत है इसका कि राज्य व व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। जैसे आदर्शवादियों के अनुसार राज्य तथा व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है ना, कोई विरोध नहीं है। उनके अनुसार राज्य व्यक्ति के लक्ष्य समान होते हैं। जैसे राज्य व्यक्ति का क्या है, सच्चा मित्र है। राज्य की आवश्यकता मनुष्य की प्रकृति में ही पाई जाती है। राज्य व्यक्ति दोनों का ही लक्ष्य क्या है, सफल जीवन की अभिव्यक्ति। आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्ति बनाम राज्य के सिद्धांत का वे खंडन करते हैं और उनके अनुसार क्या है कि व्यक्ति व राज्य के बीच शरीर व अंगों जैसा स्वाभावी संबंध है, जीवधारीय संबंध है। यदि कभी अपवाद स्वरूप कुछ विवाद भी हो जाता है तो व्यक्ति को किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, राज्य को। तो व्यक्ति बनाम राज्य के सिद्धांत का तो हमेशा खंडन करते हैं। अगला उनका सिद्धांत है कि राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। राज्य किसके आधार पर बनता है, इच्छा के आधार पर बनता है। जैसे ग्रीन बताते हैं कि राज्य का वास्तविक जो आधार है वो बल नहीं इच्छा है। उनके अनुसार यदि राज्य भय उत्पन्न करके अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। डर के हमारे आज्ञा पालन करवाना से राज्य का स्थायित्व तो नहीं है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन कैसे करता है, अपनी इच्छा से करता है। व्यक्ति को इतना ज्ञान होता है कि कानूनों का पालन करने से उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो यदि राज्य शक्ति पर आधारित होता है तो कभी भी समाप्त हो गया होता। और इतिहास इस बात का हमेशा साक्षी है कि शक्ति पर आधारित राज्य शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। शक्ति एक तरह से अस्थायी वस्तु है, लेकिन सामान्य इच्छा जो है वो क्या है, स्थायी है ना। तो मानवीय गुणों का विकास शक्ति पर नहीं होता बल्कि इच्छा पर आधारित होता है। कि रूसो ने अपने शब्दों में कहा भी है कि शक्तिशालियों का अधिकार कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है ना। शक्ति भौतिक होती है और मनुष्य को शक्ति के सम्मुख आवश्यकता के कारण झुकना पड़ता है, न कि इच्छा से ऐसा करना राज्य की दुर्दशा है। ठीक है ना, व्यक्ति अपनी इच्छा से करेगा उसका पालन। अतः राज्य किस पर आधारित है, इच्छा पर आधारित है। फिर इनका अगला सिद्धांत है कि राजनीतिक व नैतिक कर्तव्य समान। जैसा कि आदर्शवादी राजनीतिक व नैतिक कर्तव्यों को समान मानते हैं, वे इन दोनों कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं करते। जैसा कि कांट कहते हैं कि मानव कर्तव्य का संबंध किससे है, उसकी अंतः चेतना से होता है। राज्य मानव के आंतरिक चेतना का ही व्यापक अभिव्यक्ति है। राज्य के प्रति व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य अनिवार्य होता है। जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी आधार पर सत्य व कल्याणकारी नहीं हो सकती। जो नैतिक रूप से गलत है वो हमेशा सब जगह गलत ही है। अगला सिद्धांत इसका, अधिकारों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, राज्य द्वारा होती है। कि आदर्शवादी अधिकारों को राज्य की संतान मानते हैं। उनके अनुसार अधिकार जो है वो मानव जीवन की ऐसी बाहरी परिस्थिति है जिनके द्वारा व्यक्ति का आंतरिक विकास संभव है। राज्य द्वारा व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। मतलब व्यक्ति का आंतरिक विकास अगर राज्य करता है तो उसके लिए परिस्थितियाँ भी कौन देता है, राज्य देता है। और आदर्शवादी राज्य को अधिकारों का पिता व नैतिक अभिभावक इसीलिए कहते हैं कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, उसके आंतरिक विकास के लिए बाहरी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, इसलिए वह नैतिक अभिभावक कहलाता है। इनकी मान्यता है कि राज्य द्वारा ही अधिकारों की सुरक्षा संभव है। जैसे ग्रीन कहते हैं कि हर एक नैतिक मानव अधिकारों के योग्य है। अतः अधिकार सामाजिक व्यक्ति की नैतिक प्रकृति के विभिन्न अंग हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो किसको जन्म देता है, अधिकारों को जन्म देता है। अगला सिद्धांत है इसका कि राज्य सर्वशक्तिमान है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य सर्वसत्ताधारी है, अजर अमर है, सर्वशक्तिमान है ना, नैतिकता का संरक्षक है। जैसा कि हीगल भी कहते हैं कि राज्य स्वयं ईश्वर है, वह पृथ्वी पर स्थित एक देवीय विचार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात आगमन है। वह एक ऐसी देव इच्छा है जो विश्वव्यापी व्यवस्था में वास्तविक रूप में प्रकट होती है। तो राज्य सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है ना। राज्य का तर्क का जो प्रतिबिंब है तथा स्वतंत्रता का वास्तविक रूप है। राज्य जो है वो तर्क का प्रतिबिंब है तथा स्वतंत्रता का वास्तविक रूप है। तो राज्य के विरुद्ध विद्रोह अगर कोई करता है तो एक प्रकार से ये नैतिक अपराध है। राज्य केवल सामान्य इच्छा का प्रतीक है ना। राज्य तथा इतिहास का वही संबंध है जैसा कि व्यक्ति व जीवन कथा का होता है। जैसे त्रिस्की राज्य को शक्ति के रूप में ही देखता है
वो कहता है कि हमारा कर्तव्य राज्य के सम्मुख झुकना और उसकी उपासना करना ही है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का ये कर्तव्य भी है कि वह राज्य के समस्त आदेशों का पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी राज्य के अधिकारों पर नियंत्रण नहीं लगा सकता। राज्य अपने विकास एवं हित के लिए अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी साधनों का प्रयोग कर सकता है। हीगल के अनुसार राज्य कैसा है? सर्वशक्तिमान है तथा उसकी तो क्या होनी चाहिए? उसकी पूजा होनी चाहिए। इसका अगला सिद्धांत है कि राज्य का जो मुख्य कार्य है वो जीवन के मार्ग को सरल बनाना। देखिए, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य का जो मुख्य कर्तव्य है वो अच्छे जीवन के मार्ग में वाली जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करना और मानव के जीवन को सरल बनाना है। तो वर्तमान में जो सफल राज्य हैं उनका यही आधार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने का अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों के लिए ऐसे साधन, ऐसे अवसर की व्यवस्था करे ताकि व्यक्ति का जो जीवन है वह अधिक से अधिक सफल बने, सुखी बने, है ना। यदि राज्य नागरिकों के जीवन की समस्या का समाधान न कर सके तो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए, ऐसी मान्यता है ग्रीन की। ग्रीन कहते हैं कि अगर राज्य उनके लिए समाधान नहीं कर पा रहा है तो नागरिकों को विद्रोह करना चाहिए। आदर्शवादी राज्य तभी सफल होगा जब वह व्यक्ति के जीवन की बाधाओं को दूर करे और व्यक्ति के जीवन को कैसा बनाए? सुखी और सरल बनाए, है ना। और राज्य का जो अस्तित्व है उसकी सार्थकता भी इसी में ही है। अगर व्यक्ति खुश नहीं है तो राज्य का कोई महत्व नहीं है। इसका नेक्स्ट सिद्धांत हम देखते हैं, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि है। कि आदर्शवादियों के दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वह रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत ही है कि राज्य के कार्य सदैव ही कैसे होते हैं? निस्वार्थ होते हैं, परोपकारी होते हैं। व्यक्तिगत इच्छाओं का उस हद तक प्रतिनिधित्व होता है जब तक व्यक्ति की इच्छाओं में सार्वजनिक हित का भाव रहता है। और राज्य के समस्त कार्य व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप होते हैं क्योंकि राज्य क्या है? सामान्य इच्छा के आधार पर अनुकूल कार्य करता है। तो सामान्य इच्छा में व्यक्ति की आदर्श इच्छा सम्मिलित होती है ना। दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं कि एक तो यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। तो यथार्थ इच्छा तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा हो गई है, और जो आदर्श इच्छा है तो आदर्श इच्छाओं का जो समूह है वही क्या कहलाता है? सामान्य इच्छा कहलाता है। तो राज्य में सामान्य इच्छा के कारण उसके सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण व नैतिकता से भरे हुए होंगे। अतः आदर्शवादियों का राज्य सदैव ही कैसा होगा? पूर्ण रूपेण सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य होगा। फिर इसका एक सिद्धांत और है कि राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व होता है। कि आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य का अपना चरित्र व इच्छा होती है। राज्य की इच्छा सदैव ही व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा तथा सामूहिक इच्छा से अलग तथा उच्चतर होती है। तो राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता। राज्य की इच्छा व सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न और उच्चतर होती है जिनके आधार पर राज्य बनता है। तो राज्य का लक्ष्य क्या हो गया? व्यक्ति के जीवन को सुखी व संपन्न बनाना। व्यक्ति का लक्ष्य क्या हो गया? राज्य की आज्ञा का पालन करना। तो राज्य का व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा और महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि फिफ्टे ने कहा है कि जिस प्रकार तेल चित्र, एक तेल चित्र होता है ना, वो केवल कणों का केवल समूह नहीं है बल्कि उससे अधिक है। एक पत्थर की जो संगमरमर की मूर्ति है वो भी कणों का समूह मात्र नहीं है। जिस प्रकार एक मनुष्य जो है वो घटकों, रक्तवाहिनियों का समूह नहीं है बल्कि उससे अधिक है। ठीक उसी प्रकार जो राष्ट्र है वो व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि उससे अधिक है। अतः राज्य का अपना व्यक्तित्व होता है, लक्ष्य होता है, जो कि व्यक्ति के लक्ष्य और चरित्र से बहुत ही भिन्न होता है। तो आदर्शवाद की अपनी कुछ ये सिद्धांत, कुछ विशेषताएं भी जिनको हम कहते हैं, जिनके कारण वह अन्य विचारधाराओं से पृथक है तथा इसका अपना विशेष महत्व है जो कि राज्य की नैतिकता पर सर्वाधिक बल देता है।